शादी के मंडप में बैठी लड़की को देखकर मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी वजह से मेरे बड़े भाई की मौत हुई थी। मैंने उसी पल तय कर लिया था कि शादी तो करूँगा, लेकिन उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मेरा नाम आरव है और आज मेरी शादी थी। चारों तरफ शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी, रिश्तेदार हंस रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और परिवार वाले मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे। बाहर से सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक तूफान चल रहा था। मैंने नज़र उठाकर सामने बैठी दुल्हन को देखा। लाल जोड़ों में बैठी अनाया बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन कोई शिकायत भी नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठी हुई थी। उसे देखते ही मेरे सामने 3 साल पुरानी यादें घूमने लगी। वह दिन आज भी मुझे साफ याद था। मेरे बड़े भाई रोहन का फ़ोन आया था। आरव, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। मैंने हंसते हुए पूछा था, अनाया से मिलने जा रहे हो क्या? उसने भी हंसकर कहा था, तुझे सब पता होता है। वह आखिरी बार था जब मैंने अपने भाई की आवाज़ सुनी थी। उसके कुछ घंटों बाद एक फ़ोन कॉल ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रोहन की कार का एक्सीडेंट हो गया था। जब हम अस्पताल पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी। माँ वहीं बेहोश हो गई थी। पापा की आंखों में पहली बार मैंने आंसू देखे थे और उसी दिन से हमारे घर में एक नाम बार बार लिया जाने लगा था, अनाया। किसी ने सीधे उसे दोष नहीं दिया था, लेकिन हर किसी के मन में यही बात थी कि अगर रोहन उससे मिलने नहीं जा रहा होता तो शायद वह आज जिंदा होता। धीरे धीरे वही बात मेरे दिल में भी बैठ गई। मैंने अनाया से नफरत करनी शुरू कर दी थी। समय गुजरता गया। रोहन की यादें धुंधली नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। इधर हमारी कंपनी भी मुश्किलों में फंसने लगी। पापा दिन रात तनाव में रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, कंपनी पर बहुत कर्जा हो चुका है बेटा। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। अनाया के पिता हमारी मदद करना चाहते हैं। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वह चाहते हैं कि तुम्हारी और अनाया की शादी हो जाए। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। क्या? पापा ने सिर झुका लिया। ये दोनों परिवारों के लिए अच्छा होगा। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। जिस लड़की की वजह से रोहन भैया चले गए, उसी से मेरी शादी करवा देंगे आप? कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था। बेटा, हर चीज़ उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। लेकिन उस समय मैं कुछ सुनने की हालत में नहीं था। मैंने साफ मना कर दिया। मगर अगले कुछ हफ्तों में पापा की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात मैंने उन्हें अकेले बैठे हुए देखा। वह रोहन की तस्वीर हाथ में लिए चुपचाप रो रहे थे। उसी पल मेरा दिल टूट गया। मैं अपने पिता को और दर्द नहीं देना चाहता था और आखिरकार मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन मैंने मन ही मन एक फैसला भी कर लिया था। यह रिश्ता सिर्फ नाम का होगा। मैं कभी अनाया को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। पंडित जी की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में वापस ला दिया। दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाइए, फेरों का समय हो चुका है। मैं मशीन की तरह उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद 7 फेरे पूरे हो गए। लोगों ने ताली बजाई। परिवार खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी की शुरुआत नफरत से हुई थी। रात को जब मैं कमरे में पहुंचा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर अनाया पलंग के किनारे बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी।
मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मुझे लगा था कि वह सफाई देगी, बहस करेगी या कम से कम अपने बारे में कुछ कहेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हमारे बीच सिर्फ एक समझौता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, ठीक है। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन उस समय मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शादी की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही लड़की आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच सामने लाने वाली थी। और वह सच सिर्फ मेरे भाई रोहन की मौत से नहीं जुड़ा था, बल्कि हमारे पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। सुबह मेरी आंख देर से खुली। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। जैसे ही मैं नीचे आया, डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा हुआ था। माँ मुस्कुरा रही थी। पापा काफ़ी दिनों बाद थोड़ा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन मेरी नज़र अनाया पर गई। वह चुपचाप सबको नाश्ता परोस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर में सालों से रह रही हो। मैं बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अनाया ने खुद तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। अनाया ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसने प्लेट मेरे सामने रखी और दूसरी तरफ चली गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके इस व्यवहार ने मुझे थोड़ा अजीब महसूस कराया। शायद मुझे उम्मीद थी कि वह मुझसे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन वह पूरी तरह दूरी बनाए हुए थी। नाश्ता ख़त्म करके मैं ऑफिस चला गया। पूरा दिन काम में मन नहीं लगा। बार बार वही सवाल दिमाग में घूम रहा था। अगर अनाया सच में गलत थी, तो वह कभी अपनी सफाई क्यों नहीं देती? और अगर वह गलत नहीं थी, तो फिर इतने सालों से चुप क्यों है? शाम को जब मैं घर लौटा, तो ड्राइंग रूम में हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अंदर गया तो देखा कि माँ, पापा और अनाया साथ बैठे बातें कर रहे थे। माँ के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह मैंने रोहन की मौत के बाद बहुत कम देखी थी। मुझे देखते ही सब चुप हो गए। मैं बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे में चला गया। रात को लगभग 11 बजे मेरी आंख अचानक खुली। कमरे में अनाया नहीं थी। मैंने घड़ी देखी। इतनी रात को वह कहाँ गई होगी? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी मुझे नीचे रसोई की तरफ हल्की रोशनी दिखाई दी। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। अनाया अकेली बैठी रो रही थी। उसके सामने रोहन की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर को देखते हुए धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। मैं दरवाजे के पास ही रुक गया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी मेरे कानों तक कुछ शब्द पहुँचे। काश उस दिन मैं तुम्हें रोक पाती। मेरे कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहली बार मुझे लगा कि शायद ये दर्द सिर्फ हमारा नहीं है, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। मैं वापस कमरे में आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल कमज़ोर पड़े। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। घर वालों के सामने हम सामान्य दिखते, लेकिन अकेले में शायद ही कभी बात होती। एक शाम ऑफिस से लौटते समय मुझे पापा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ घबराई हुई थी। आरफ, जल्दी अस्पताल पहुंचो। मेरे हाथ से लगभग फ़ोन गिर गया। क्या हुआ? तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरा परिवार बाहर खड़ा था। डॉक्टर इलाज कर रहे थे। माँ की हालत गंभीर थी। मेरे लिए वह कुछ घंटे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मैं लगातार इधर उधर टहलता रहा। तभी मेरी नज़र अनाया पर गई। वह माँ के कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात के 2 बज चुके थे।
सब लोग थक चुके थे, लेकिन अनाया अब भी वहीं बैठी थी। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि खतरा टल गया है। यह सुनकर हम सब ने राहत की सांस ली। माँ को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना था। अगले 3 दिनों में मैंने एक अजीब बात नोटिस की। अनाया लगभग हर समय माँ के पास रहती थी। वह उनकी दवाइयों का ध्यान रखती, समय पर खाना खिलाती, डॉक्टरों से बात करती और यह सब बिना किसी शिकायत के करती। एक रात मैं माँ के कमरे के बाहर खड़ा था। अंदर से माँ रो रही थी। अनाया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। शायद उसने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली थी। माँ ने अचानक आंखें खोली। उन्होंने अनाया का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर आराम कर लूँगी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और पहली बार मेरे दिल में एक छोटा सा सवाल उठा। क्या कोई इंसान सिर्फ दिखावे के लिए इतना कुछ कर सकता है? लेकिन मैंने तुरंत उस विचार को दबा दिया। नहीं, मैं भूल नहीं सकता था कि मेरे भाई की मौत के पीछे उसका नाम जुड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर में फिर से सामान्य माहौल लौटने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसी चीज़ मेरे हाथ लगने वाली थी जो मेरी सारी सोच बदल कर रख देगी। एक ऐसी चीज़ जिसे 3 साल पहले ही पढ़ लिया जाता तो शायद मैं कभी अनाया से नफरत नहीं करता। माँ के घर लौटने के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी, इसलिए घर में हर कोई उनका खास ध्यान रख रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अनाया ने अपने ऊपर ले रखी थी। सुबह सबसे पहले उठना, माँ की दवाइयाँ तैयार करना, समय पर खाना देना और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। मैं यह सब देखता ज़रूर था, लेकिन खुद को यकीन नहीं करने देता था। मेरे मन में अब भी वही पुरानी नफ़रत मौजूद थी। एक शाम मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। ऑफिस का काम करने का मन नहीं था, इसलिए यूं ही अलमारी खोलकर पुरानी चीज़ें देखने लगा। तभी मेरी नज़र एक धूल भरी डायरी पर पड़ी। मैंने उसे हाथ में उठाया। अगले ही पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रोहन भैया की डायरी थी। उनकी मौत के बाद किसी ने उसे कभी नहीं खोला था। मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। शुरुआत में रोज़मर्रा की बातें लिखी थी, ऑफिस, दोस्तों और परिवार से जुड़ी छोटी छोटी बातें। लेकिन फिर अचानक एक पन्ने पर मेरी नज़र रुक गई। उस पन्ने पर अनाया का नाम लिखा हुआ था। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने पढ़ना शुरू किया। आज फिर अनाया ने मुझे डांटा। वजह वही पुरानी थी। मैंने तेज गाड़ी चला दी थी। कभी कभी लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र रहती है। मैं कुछ पल तक उस लाइन को देखता रह गया, फिर आगे पढ़ा। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में जितने लोग हैं, उनमें सबसे सच्ची दोस्त शायद अनाया ही है। मेरे चेहरे के भाव बदलने लगे। मैंने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटने शुरू कर दिए। लगभग हर दूसरे तीसरे पन्ने पर कहीं ना कहीं अनाया का जिक्र था, लेकिन उन सभी बातों में सिर्फ सम्मान, भरोसा और अपनापन था। कहीं भी शिकायत नहीं थी, कहीं भी गुस्सा नहीं था। और फिर एक पन्ने पर लिखी कुछ लाइनों ने मेरे भीतर जैसे भूचाल ला दिया। अगर कभी मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो कोई भी अनाया को दोष मत देना। वह हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। मेरी गलतियों की जिम्मेदार वह कभी नहीं हो सकती। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वह लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार पढ़ी, लेकिन शब्द वही थे। मैं बिस्तर पर बैठ गया। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने एक ऐसी लड़की से नफरत की थी जिसे शायद रोहन भैया खुद कभी दोषी नहीं मानते थे। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार डायरी के पन्ने पढ़ता रहा। हर पन्ने के साथ मेरी सोच बदलती जा रही थी। सुबह होने तक
मेरे मन में पहली बार अपराध बोध पैदा हो चुका था। अगले दिन ऑफिस में भी मेरा ध्यान काम में नहीं लगा। शाम को घर लौटा तो सीधा अपने कमरे में जाने लगा। तभी मेरी नज़र छत की तरफ गई। अनाया वहाँ अकेली बैठी हुई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। वह दूर आसमान की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ पड़ गए। मेरे पहुंचते ही वह थोड़ा चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद उसके पास आऊँगा। कुछ पल तक हम दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मैंने धीरे से पूछा, तुम रोहन भैया को कितना जानती थी? मेरा सवाल सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी उतर आई। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जितना एक सच्चे दोस्त को जाना जा सकता है। मैं चुप रहा। वह भी कुछ देर तक चुप रही। फिर खुद ही बोलने लगी, रोहन बहुत अच्छे इंसान थे। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भर्रा रही थी। उस दिन भी मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। अगर मैं उन्हें रोक पाती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं पहली बार उसकी आंखों में वह दर्द देख रहा था जिसे शायद वह 3 साल से छिपाकर जी रही थी। कुछ देर बाद मैं वहाँ से वापस नीचे आ गया, लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। पहली बार मुझे लगा कि शायद अनाया भी उतना ही दर्द झेल रही है जितना हमारा परिवार। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसा सच सामने आने वाला था जो सिर्फ रोहन की मौत ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार की नींव को हिला देने वाला था। और उस सच का पहला संकेत मुझे एक ऐसी जगह मिलने वाला था जहां मैंने कभी तलाश करने के बारे में सोचा भी नहीं था। अगले दिन मुझे एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। कंपनी की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी और पापा का तनाव साफ दिख रहा था। मैं घर से निकला तो अनाया ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा, बस एक बार मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस शांत व्यवहार से मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। जैसे ही मैं शहर से बाहर पहुँचा, ऑफिस से कॉल आया, सर, एक बड़ा निवेशक अपना पैसा वापस खींच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। मेरे हाथ में फ़ोन कस गया। मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह खुद संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात मैं होटल में बैठी ही थी कि पापा का फिर से फ़ोन आया। उनकी आवाज़ इस बार और ज़्यादा घबराई हुई थी। आरव, अनाया ने कहा कि वह खुद उस निवेशक से बात करेगी। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। क्या? वह क्यों? उसके पिता की कुछ पुराने संबंध है उस परिवार से, शायद वह मदद कर पाए। मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जिस लड़की पर मैं भरोसा नहीं करता, वही अब हमारी कंपनी बचाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन दोपहर तक हालात थोड़े संभल गए। निवेशक ने अपना फैसला टाल दिया था। मैं जब घर वापस लौटा तो पापा ने मुझे बताया कि अगर अनाया ने बीच में बात नहीं की होती तो शायद कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैं चुप रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शाम को मैं अपने कमरे में गया तो अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने पहली बार खुद आगे बढ़कर कहा, थैंक यू। वह हल्का सा मुस्कुराई। परिवार के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। उसकी ये लाइन मेरे दिमाग में रह गई। परिवार, क्या वह सच में इस घर को अपना मानने लगी थी या फिर ये भी कोई दिखावा था? लेकिन मेरे सवालों का जवाब मिलने से पहले ही एक और घटना ने सब कुछ हिला दिया। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था।
उसने मुझे एक लिफाफा दिया और बिना कुछ बोले चला गया। मैंने लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और एक पेन ड्राइव। तस्वीरें देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनमें रोहन था, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ चाचा विक्रम भी थे। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रह गया, फिर कांपते हाथों से पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खोली। वीडियो शुरू होते ही रोहन की आवाज़ आई, अगर यह वीडियो तुम देख रहे हो तो इसका मतलब मैं अब शायद जिंदा नहीं हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वीडियो में रोहन गंभीर दिख रहा था। कंपनी में कुछ बहुत गलत चल रहा है, पैसों का हेर फेर हो रहा है और इसमें कोई अपना ही शामिल है। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। वीडियो अचानक ख़त्म हो गया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन आगे कुछ नहीं था। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर रोहन को सच पता चल गया था तो क्या उसकी मौत सच में सिर्फ एक हादसा थी या फिर उसे जानबूझकर रास्ते से हटाया गया था, और अगर हाँ तो इसकी असली जिम्मेदार कौन था। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। वीडियो बार बार दिमाग में घूम रहा था। रोहन की आवाज़, उसका चेहरा, उसके आखिरी शब्द, सब कुछ जैसे मेरे सिर पर चुभ रहा था। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब इस मामले को अकेले नहीं छोड़ सकता। अगले दिन मैंने अनाया को पहली बार खुद बुलाया। वह चुपचाप कमरे में आई। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। मैंने बिना देर किए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह थोड़ा रुक गई। बोलो। मैंने उसे पूरा वीडियो दिखाया। जैसे जैसे वह वीडियो देखती गई, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, नहीं, लेकिन मुझे शक था कि रोहन किसी बड़े परेशानी में है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। मैं उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था, लेकिन इस बार मुझे उसमें झूठ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर ये सच है तो हमें पता करना होगा कि कंपनी में आखिर हो क्या रहा है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका। पहली बार वह मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ी थी। उस रात हमने तय किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और अगले ही दिन से हमने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। पुरानी फाइलें, बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल, सब कुछ। धीरे धीरे हमें कुछ अजीब चीज़ें नज़र आने लगी। कई ट्रांजैक्शन ऐसे थे जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन पैसों का सीधा कनेक्शन एक ही जगह जा रहा था, चाचा विक्रम। मैंने यह नाम देखते ही फाइल जोर से बंद कर दी। अनाया ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने गहरी सांस ली। लगता है रोहन कुछ बड़ा पता कर चुका था। कुछ दिनों तक हम चुपचाप जांच करते रहे, लेकिन अब हमारे बीच की दूरी कम हो चुकी थी। हम एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे थे। एक रात मैं ऑफिस से लेट हो रहा था। कार जैसे ही मोड़ पर पहुंची, मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने शीशे में देखा, एक काली कार लगातार हमारे पीछे थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने स्पीड बढ़ा ली, लेकिन वह कार भी तेज हो गई। अचानक आगे से एक ट्रक सामने आ गया। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। कार रुकते ही पीछे वाली गाड़ी अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, लेकिन मेरा हाथ अब भी कांप रहा था। घर पहुंचकर मैंने ये बात अनाया को बताई। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हमें सावधान रहना होगा। अब कोई नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचे। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे सच में डर महसूस हुआ। और उसी रात एक अनजान नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, अगर अपनी जान प्यारी है
तो इस मामले को यहीं छोड़ दो। कॉल कट गया। मैंने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक रहस्य नहीं था, यह एक सीधी धमकी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर रोहन की मौत की रात सच में क्या हुआ था। उस धमकी भरे कॉल के बाद काफ़ी देर तक एक ही जगह बैठा रहा। फ़ोन अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। अनाया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, जैसे वह बिना बोले अब समझ रही हो। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, कोई हमें रोकना चाहता है। उसने तुरंत जवाब दिया, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। डर के बावजूद उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। अगले दिन हमने तय किया कि अब और छुपकर काम नहीं करेंगे, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगने देंगे। हम सीधे कंपनी के पुराने स्टोर रूम पहुँचे, जहाँ सालों से बंद फाइलें पड़ी थीं। धूल से भरे उन डिब्बों में हमें एक पुरानी लॉग बुक मिली। उसमें रोज़ के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था। जैसे जैसे हम पन्ने पलटते गए, एक पैटर्न साफ होने लगा। हर बड़े लेन देन के पीछे कहीं ना कहीं विक्रम का नाम आता था। मैंने अनाया की तरफ देखा। ये सिर्फ पैसा नहीं हेरफेर कर रहा, ये पूरा सिस्टम चला रहा है, उसने धीरे से कहा। और रोहन शायद इसे पूरी तरह समझ चुका था। उस पल मुझे पहली बार लगा कि रोहन की मौत एक अचानक हुआ हादसा नहीं था। शाम होते होते हमें एक और अहम सुराग मिला। पुराने सीसीटीवी बैकअप में एक हार्ड ड्राइव मिली, जिसे किसी ने छुपाने की कोशिश की थी। उसे घर लाकर हमने जैसे ही चलाया, स्क्रीन पर वही फैक्ट्री, वही इलाका दिखा। वीडियो में रोहन और विक्रम आमने सामने खड़े थे। आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन बहस तेज थी। रोहन गुस्से में कुछ कागज़ दिखा रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं पापा को सब बता दूंगा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल था। फिर अचानक वीडियो में हलचल बढ़ गई और कैमरा कुछ सेकंड के लिए हिल गया और उसके बाद वीडियो कट गया। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। अनाया ने धीरे से कहा, अब शक नहीं रहा। आरव, रोहन किसी बड़े सच के बहुत करीब था। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार मेरे अंदर नफरत नहीं थी, सिर्फ डर था। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। घर के बाहर अनजान गाड़ियाँ दिखने लगी और पापा पर कानूनी नोटिस आने लगे। कोई था जो हमें हर तरफ से दबा रहा था। एक रात जब मैं कमरे में था, अचानक नीचे से तेज आवाज़ आई। मैं दौड़कर नीचे गया तो देखा पापा ज़मीन पर बैठे हुए थे। उनके हाथ कांप रहे थे और सामने कुछ कागज़ बिखरे पड़े थे। उन्होंने बस इतना कहा, हम बर्बाद हो रहे हैं, कोई हमें ख़त्म करना चाहता है। उसी पर अनाया वहाँ आई। उसने बिना देर किए पापा के कागज़ उठाए और ध्यान से देखने लगी। और फिर उसने जो कहा, उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। ये नोटिस सिर्फ कंपनी का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा नाम छिपा है। मैंने पूछा, कौन? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, विक्रम। उस पर मुझे लगा कि अब कहानी सिर्फ खुल नहीं रही, अब ये युद्ध बन चुकी है। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई तनाव में था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। पापा की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि तनाव ही हमारी ज़िंदगी बन चुका था। मैंने और अनाया ने तय किया कि अब हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ शक से कुछ साबित नहीं होगा। अगली सुबह हम दोनों बिना किसी को बताए कंपनी के मेन रिकॉर्ड रूम पहुँचे। वह जगह सालों से बंद थी। चारों तरफ धूल और पुराने डिब्बों का ढेर था। हमने घंटों तक फाइलें खंगाली। कई फाइलें सामान्य थी, लेकिन एक पुराना लॉकर हमें थोड़ा अलग लगा। उस पर धूल की परत बाकी जगहों से कम थी, जैसे हाल ही में उसे छुआ गया हो। अनाया ने धीरे से कहा, ये लॉकर अक्सर इस्तेमाल होता है,
लेकिन रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है। मेरा शक और गहरा हो गया। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लूप था। कुछ देर कोशिश के बाद हमें एक पुरानी चाबी मिली, जो शायद वहीं कहीं छिपाई गई थी। जैसे ही लॉकर खुला, अंदर की फाइलें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कोई आम दस्तावेज नहीं थे। उनमें कंपनी के बड़े ट्रांजैक्शन, नकली कंपनियों के नाम और विदेशी अकाउंटेंट्स का पूरा रिकॉर्ड था। और हर पन्ने के नीचे एक ही सिग्नेचर था, विक्रम। मैंने गुस्से में फाइलें जोर से बंद कर दी। अनाया ने गंभीर आवाज़ में कहा, अब यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है। उसी समय हमें बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। हम दोनों तुरंत चुप हो गए। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने फाइलें वापस रख दी और लॉकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में चाबी गिर गई। दरवाजे के पास परछाई साफ दिखाई दे रही थी। कोई अंदर आ चुका था। अनाया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक पुरानी टेबल के पीछे छुप गए। दरवाज़ा खुला और अंदर आया व्यक्ति देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वह कोई और नहीं, कंपनी का पुराना अकाउंटेंट हेड था। वह धीरे धीरे अंदर आया और लॉकर की तरफ देखने लगा। उसने जैसे उसे खोला, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखी। फिर उसने तुरंत फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। सर, किसी ने लॉकर खोल दिया है। लगता है आरव को कुछ मिल गया है। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब हमें पता चल गया था कि ये खेल सिर्फ विक्रम तक सीमित नहीं है। कोई और भी था जो लगातार हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। हम किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुके थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उन्हें पता चल चुका था कि हम सच के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उस कॉल के बाद मैं और अनाया कुछ देर तक उसी जगह छुपे रहे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कहीं बाहर खड़ा वह आदमी सुन ना ले। लेकिन कुछ मिनट बाद उसके कदमों की आवाज़ दूर जाती हुई सुनाई दी। हम धीरे धीरे बाहर निकले। अनाया ने फुसफुसाकर कहा, आप वह समझ गए हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। अब अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। हमने उस लॉकर से कुछ ज़रूरी फाइलों की फ़ोटो अपनी फ़ोटो में ले ली और बाकी वहीं छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो। घर लौटते ही माहौल और भी भारी लग रहा था। पापा सोफे पर चुपचाप बैठे थे और माँ उनके पास बैठी थी। अनाया सीधे रसोई में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपने कमरे में गया, लेकिन अब चैन नहीं था। रात होते ही मुझे वही अकाउंटेंट हर बार याद आने लगा। उसने किसे कॉल किया था? सर, किसी ने लॉकर खोल दिया है। उस सर का मतलब कौन था? अगले दिन मैंने अकेले ऑफिस जाने का फ़ैसला किया। मैं चाहता था कि कुछ लोगों को ध्यान से देखूं। ऑफिस में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर चेहरा अब मुझे शक से भर देता था। लंच टाइम में मैंने देखा कि कहीं वही अकाउंटेंट हेड किसी के साथ बंद कमरे में बैठा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर से उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अकाउंटेंट हेड घबराई हुई आवाज़ में कह रहा था, अगर ये सब बाहर आ गया तो हम फंस जाएंगे। आरफ और अनाया बहुत करीब पहुंच चुके थे। दूसरी आवाज़ भारी थी, उन्हें रोकना होगा, चाहे जैसे भी। मैंने ये सुनते ही एक कदम पीछे ले लिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन मैं चेहरा नहीं देख पाया कि दूसरी आवाज़ किसकी थी। बस इतना समझ आ गया कि खतरा अब ऑफिस के अंदर भी था। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि अनाया मेरे कमरे में बैठी थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, कुछ मिला? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन इस बार उसने डर नहीं दिखाया। उसने कहा, अब हमें धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से चलना होगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने गहरी सांस ली, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हैं
वे अब हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। अगर हम सच के इतने करीब हैं तो रोहन के साथ भी यही हुआ होगा। उसे भी शायद यही चेतावनी मिली होगी और शायद उसने भी आखिरी तक लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। अगली सुबह मैंने अनाया से कहा, अब हम सीधे विक्रम से मिलेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब खेल ख़त्म करते हैं। और उसी पर मुझे एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ एक जांच नहीं रही थी, यह बदले और सच दोनों की लड़ाई बन चुकी थी। उस दिन के बाद हमने तय कर लिया कि अब और छुपकर नहीं चलेंगे। या तो सच सामने आएगा या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विक्रम से मिलने का मौका खुद बेखुद अगले दिन मिल गया। पापा को अचानक एक पुराने बिजनेस नोटिस के सिलसिले में उसी फैक्ट्री में बुलाया गया, जहां पहले भी कई संदिग्ध मीटिंग्स हो चुकी थीं। मुझे तुरंत शक हुआ, ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। मैंने और अनाया ने चुपचाप पापा के पीछे जाने का फैसला किया। फैक्ट्री के अंदर पहुंचते ही माहौल बहुत अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुछ गार्ड्स खड़े थे। पापा अंदर एक कमरे की तरफ जा रहे थे और हम दोनों थोड़ी दूरी पर छुपकर उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, हमें अंदर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर विक्रम खड़ा था और उसके साथ वही अकाउंटेंट हेड और दो और लोग मौजूद थे। मैंने धीरे से अनाया का हाथ पकड़ लिया। विक्रम की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा था ना, यह मामला बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है। पापा की आवाज़ कांप रही थी। तुम अपने ही परिवार के साथ ये सब क्यों कर रहे हो विक्रम? विक्रम हल्का सा हंसा। परिवार? जब पैसों की बात आती है तो परिवार सिर्फ एक शब्द रह जाता है। ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन अनाया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह मुझे रोक रही हो। अंदर विक्रम आगे बोला, रोहन ने भी यही गलती की थी, बहुत जानने की कोशिश की। अगर वह चुप रहता तो आज जिंदा होता। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। अब हमारे पास कोई शक नहीं बचा था। रोहन की मौत एक हादसा नहीं थी, वह एक प्लान था। मैंने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमज़ोर नहीं लग रही थी। वह धीरे से बोली, अब हमें सब रिकॉर्ड करना होगा। हमने तुरंत फ़ोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अंदर विक्रम अब पूरी तरह बेखौफ होकर बोल रहा था। उस रात कार को थोड़ा सा धक्का देना ही था, लेकिन वो लड़का कंट्रोल खो बैठा। हमने सोचा था मामला दब जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही सच था जिसका डर हमें सालों से था। लेकिन तभी अंदर कुछ और हुआ। दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया और किसी ने बाहर से लॉक लगा दिया। मैं और अनाया वहीं फंस गए। अंदर विक्रम की नज़र हमारी तरफ घूम गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान थी। तो तुम लोग खुद ही यहाँ आ गए, अच्छा हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब यह सिर्फ सच जानने का मामला नहीं था, अब यह हमारी जान का सवाल बन चुका था। दरवाज़ा लॉक होते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मैं और अनाया वहीं दीवार के पास खड़े थे। अंदर विक्रम धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था और बाकी लोग दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे पहले से ही सब कुछ प्लान किया गया हो। पापा की आवाज़ कांप रही थी, विक्रम, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरे बच्चे हैं, विक्रम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। भाई, अब बहुत देर हो चुकी है। ये लोग अब सच जान चुके हैं और जो सच जान ले वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। मेरे शरीर में गुस्सा और डर दोनों एक साथ दौड़ रहे थे। अनाया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने पहली बार बिना डरे कहा, तुमने रोहन को मारा है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
ये सुनते ही विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहाँ आकर, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल उसने अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन तभी अनाया ने जोर से पीछे का छोटा दरवाज़ा देखा। आरव उधर। हम दोनों बिना वक्त गवाए भागे। पीछे से आवाज़ें आने लगी, कदमों की आहट तेज हो गई थी। हम फैक्ट्री के अंदर अंधे गलियारों में भाग रहे थे। धूल, लोहे की बदबू और अंधेरा सब कुछ डरावना लग रहा था। पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, उन्हें पकड़ो। मैंने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। अचानक एक मोड़ पर आकर हम रुक गए। आगे रास्ता बंद था। मेरे सामने सिर्फ एक दीवार थी और पीछे से कदमों की आवाज़ और तेज हो रही थी। अनाया ने धीमे से कहा, अब क्या करेंगे? मैंने चारों तरफ देखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मेरी नज़र ऊपर एक लोहे की सीढ़ी पर पड़ी जो छत की तरफ जाती थी। मैंने तुरंत कहा, उधर। हम दोनों किसी तरह उस सीढ़ी पर चढ़ने लगे। पीछे से कोई बहुत करीब आ चुका था। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, नीचे से दरवाज़ा जोर से खुला और विक्रम की आवाज़ गूंज उठी, तुम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। हम छत पर आ चुके थे, लेकिन अब भी सुरक्षित नहीं थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें और नीचे गहरी फैक्ट्री थी। अनाया ने हांफते हुए कहा, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे समझ आया कि अब यह सिर्फ भागने की कहानी नहीं है, ये आखिरी टकराव की शुरुआत है। छत पर हवा तेज चल रही थी और नीचे विक्रम की आवाज़ लगातार गूंज रही थी, तुम दोनों बच नहीं सकते, वापस आ जाओ। अनाया धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। नीचे से कदमों की आवाज़ सीढ़ियों पर चढ़ती हुई साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। छत पर सिर्फ पुरानी लोहे की पाइपलाइन और कुछ टूटे हुए ड्रम पड़े थे। अनाया ने फुसफुसाकर कहा, अगर वो लोग ऊपर आ गए तो हम फंस जाएंगे। मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, फंस चुके हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तभी छत का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। विक्रम ऊपर आ चुका था। उसके साथ 2 आदमी भी थे। उसने हमें देखकर ठंडी मुस्कान दी। आखिर मिल ही गए तुम लोग, मैंने गुस्से में कहा। तुमने रोहन को मारकर भी सब खत्म नहीं किया। सच अब सामने आ चुका है। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। सच सच वही होता है जो जिंदा बच जाए। उसने इशारा किया और उसके आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी अनाया ने अचानक पास पड़ी लोहे की रोड उठा ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। वह बोली, आरव, पीछे मत हटना। मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। अगले कुछ सेकंड में वहाँ जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। धक्का मुक्की, भाग दौड़ और चीखें। मैंने एक आदमी को धक्का दिया और वह पाइप से टकरा गया। अनाया ने दूसरे को पीछे ढकेल दिया, लेकिन विक्रम अब भी शांत खड़ा था, जैसे उसे भरोसा हो कि वह जीत जाएगा। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? मैंने जवाब दिया, नहीं, हमें बस सच बाहर लाना था और वो हम ला चुके हैं। मैंने जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। विक्रम का चेहरा पहली बार बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखा। तुमने रिकॉर्ड कर लिया? मैंने कहा, हर शब्द। उसने अचानक मेरी तरफ झपट्टा मारा, लेकिन उसी समय नीचे से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। विक्रम कुछ सेकंड के लिए रुका। नीचे पुलिस आ चुकी थी। अनाया ने राहत की सांस ली। कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री की छत पर लाइट्स और पुलिस पहुंच चुकी थी। विक्रम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार हार दिखी और फिर उसे वहीं पकड़ लिया गया। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। विक्रम के पकड़े जाने के बाद फैक्ट्री की छत पर कुछ देर तक सिर्फ सायरन और पुलिस की आवाज़ें गूंजती रहीं। मैं और अनाया वहीं खड़े थे। दोनों की सांसें तेज थीं, लेकिन अब डर थोड़ा कम हो चुका था।
पुलिस ने विक्रम और उसके साथियों को वहीं से हिरासत में ले लिया। नीचे ले जाते वक्त विक्रम ने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही घमंड नहीं था, सिर्फ डर था। कुछ ही देर में हमें भी नीचे लाया गया। पापा पहले से वहीं थे। उनका चेहरा बिल्कुल टूट चुका था। उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा अपना भाई इतना नीचे गिर सकता है। मैंने पापा को पकड़ लिया। इस सब के बाद अब किसी के पास शब्द नहीं थे। उस रात हमें थाने ले जाया गया। अनाया का बयान, मेरा बयान और वो रिकॉर्डिंग, सब कुछ पुलिस के पास था। मामला अब पूरी तरह खुल चुका था। रोहन की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं थी, बल्कि एक साजिश साबित हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक मीडिया में खबरें फैल गईं। कंपनी के अंदर हुए घोटाले, विक्रम की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का खुलासा सब सामने आ चुका था। लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं थी, क्योंकि असली दर्द अभी भी वही था। रोहन वापस नहीं आ सकता था। एक शाम मैं अकेला उसके कमरे में गया। वही पुरानी चीज़ें, वही खामोशी। अलमारी खुली थी और उसकी डायरी अब भी वही रखी थी। मैंने उसे उठाया और धीरे से पलटा। उसके आखिरी पन्नों में एक लाइन लिखी थी, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आरव को कहना कि अनाया कभी गलत नहीं थी। बस लोग उसे समझ नहीं पाए। मेरे हाथ कांप गए। उस पल मुझे पहली बार सच में समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका था। कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में केस शुरू हुआ। विक्रम और उसके लोग सबूतों के आधार पर दोषी साबित हुए। फैसले के दिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अनाया चुप थी। मैंने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। नहीं आरव, ख़त्म नहीं हुआ, बस सच सामने आ गया है। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब वहाँ डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। घर लौटकर पहली बार माहौल हल्का लगा। पापा धीरे धीरे संभल रहे थे। माँ भी अब ठीक थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमारे रिश्ते में था। एक शाम हम दोनों छत पर खड़े थे, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बिना जाने बहुत गलत समझा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी और मैं बस इंतज़ार करती रही कि शायद एक दिन सच सामने आएगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। इस बार कोई नफ़रत नहीं थी, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक सच्ची शुरुआत थी। और कहीं दूर हवा में ऐसा लगा जैसे रोहन अब भी शांत हो गया हो। कोर्ट केस खत्म होने के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। विक्रम और उसके साथियों को सज़ा मिल चुकी थी। कंपनी पर जो काला साया था वह अब हट चुका था। लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक खालीपन था। रोहन की कमी अब भी वैसी ही थी जैसे कल ही सब कुछ हुआ हो। उस दिन मैं अकेला घर के बाहर बैठा था। तभी अनाया मेरे पास आकर बैठ गई। हम दोनों काफ़ी देर तक चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया है आरव, लेकिन तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने इतने साल गलत इंसान से नफ़रत की, मैं खुद को कैसे माफ़ करूं? अनाया ने शांत आवाज़ में कहा, तुमने नफ़रत नहीं की, तुमने अपने भाई के लिए दर्द महसूस किया। बस सच गलत था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने पहली बार बिना रुके कहा, अगर मैं उस वक्त तुम्हें समझ लेता तो शायद इतने साल बर्बाद नहीं होते। अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ रिश्ते देर से समझ आते हैं आरव, लेकिन जब समझ आते हैं तो सही हो जाते हैं। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद हम दोनों रोहन की कब्र पर गए। चारों तरफ शांति थी, हवा हल्की चल रही थी। मैंने धीरे से कहा, भैया मैं गलत था, लेकिन अब सच सामने आ गया है। अनाया वही है जो तुम हमेशा कहते थे। कुछ पल खामोशी रही। हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। अनाया चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था।
वापस लौटते समय मैंने पहली बार महसूस किया कि अब अतीत का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। घर आकर मैंने अनाया की तरफ देखा और कहा, हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन शायद अब कुछ नया शुरू कर सकते हैं। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। शुरुआत हमेशा नए सच के साथ होती है आरव। मैं उसके सामने खड़ा था। इस बार कोई दीवार नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक साफ रिश्ता था जो दर्द से होकर निकला था। और कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम सही इंसान को सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नफ़रत अक्सर सच से नहीं, सिर्फ अधूरी जानकारी से पैदा होती है। इसलिए किसी को दोष देने से पहले एक बार रुककर सच को ज़रूर जान लेना, क्योंकि कभी कभी जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं वही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच और सबसे साफ दिल वाला इंसान निकलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।